The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. Fire! नमस्कार, जय हिंद। आज का दिन 16 दिसंबर 1971 हम भूल नहीं सकते। वो विक्ट्री सेलिब्रेशन, विक्ट्री डे, जिसे आज हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं, और इसने पूरी साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन था वो चेंज कर दिया था। यह केवल एक मिलिट्री विक्ट्री या 1971 का एक युद्ध का जीत और युद्ध की जीत के अलावा इसमें बहुत कुछ था। इसके अंदर वो लीडरशिप थी, वो मोरालिटी थी, और वो सामरिक दृष्टि से थी जिसने भारत को एक नया स्टेज दिया। किसी जमाने में चाणक्य ने वो चेंज भारत में लाए थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, लेकिन ये जो दिन था 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस के तौर पर हमेशा याद किया जाए। वो ऐतिहासिक विजय हमने हासिल की जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, और एक नए देश के तौर पे बांग्लादेश ने जन्म लिया। ये वो मौका था जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी एक सेना ने इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर किया हो। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाले भारतीय सेना के सामने। वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, और सिर्फ शिमला समझौते के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि केवल एक युद्ध या रण क्षेत्र के अंदर जीत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सामरिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा चेंज था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था, एक बहुत बड़ी इंसानियत के तौर पे एक हमारी जिम्मेवारी थी, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत बड़ी नेतृत्व की जिम्मेवारी थी जो हमने निभाई। और ये जो लेसन्स हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस के, पॉलिटिकल करेज के, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी के और लीडरशिप के, ये अभूतपूर्व है। दूसरे विश्व युद्ध में तो एक्सिस और अलाइड की दोनों सेनाएं मिलकर के आपस में लड़ी थी, और बहुत सारे देश लड़े थे, और फिर जर्मनी ने सरेंडर किया था। लेकिन हमारे इस युद्ध के अंदर हमारे अकेले देश ने पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए थे, और उसके बाद में सरेंडर हुआ। मैं आपको इसकी कुछ एक चंद बातें बताना चाहता हूँ। 16 दिसंबर का दिन है, बहुत बड़ा मौका है, और 1971 बहुत समय हो गया है। इससे पहले कि जेन ज़ी और नई जनरेशन इसको भूल जाए, जरूरी है हमारे देश के वीरों की गाथाएं हम रिपीट करते रहें, हम गाते रहें, हम उन्हें बताते रहें। और जब जब हम वीरों की बातें अपने देशवासियों को बताते हैं, देश का गौरव बढ़ता है, देश का मान बढ़ता है। और यही तो चीज़ है जो भारतीय संस्कृति की बहुत मजबूत नींव के तौर पर उभर करके सामने आई है। आइए मैं आपको याद दिलाऊं, 1947 पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अपने तरीके से नया देश बना। अंग्रेजों ने गेम खेला, टू नेशन थियरी, जो इन्होंने इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में किया था, गाजा स्ट्रिप को बीच में रख करके दोनों तरफ एक देश बनाया, वही गेम यहाँ खेला, और वही टू नेशन थियरी हमारे ऊपर अप्लाई। पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान करके दो हिस्से बना दिए, बंगाल को और जो पाकिस्तानी पंजाब, वजीरिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, इस हिस्से को पाकिस्तान बनाया, और ईस्ट बंगाल को
ईस्ट पाकिस्तान बनाया। अब आप देखिए, कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के साथ में, अब पूरा भारत क्रॉस करके या समुद्री रास्ते से ही वो ढाका जा सकते थे। और इस तरह बनाने के बाद में आप देखिए 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी था इस पूरे इलाके के अंदर। हुआ क्या? रिजल्ट ये हुआ कि एज इट इज़ पाकिस्तानियों को हिंदू बंगालीज पसंद नहीं थे, उनकी कल्चर पसंद नहीं थी, उनको तो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था। एज ए रिजल्ट वहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ। जो बंगाली हिंदू थे उनके ऊपर पीड़ाएं, उनके ऊपर वो दर्द भरी गाथाएं आपने सबने सुनी हुई हैं। नंबर 2, वेस्ट पाकिस्तान ने बंगाल को, जो ईस्ट पाकिस्तान बहुत समृद्ध था, उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। और वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, जहाँ से हमारे बहुत सारे लीडर्स, साइंटिस्ट और वो सब आते हैं, उनके खिलाफ और पूरी कल्चर को फिनिश करना चाहते थे, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। और बात यही नहीं रह गई, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से विद्रोह होते रहे और इस कदर होते रहे कि जब वहाँ की जनता त्रस्त हो गई तब उन्होंने कहा जी नो मोर। और जो 1967 का जो इलेक्शंस था, 16 वो अवामी लीग ने सरेआम जीत लिया, 95% इनके फेवर में था। लेकिन वो सब मंजूर नहीं था। जनरल अयूब थे, उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था, कैसे एक्सेप्ट कर लेते। तो उन्होंने तो जीनोसाइड चालू कर दिया था। 2 लाख से 4 लाख के बीच में लोग मारे गए, 10 लाख से ज़्यादा लोग भाग, 1 करोड़ के आसपास लोग वहाँ से भाग गए। और वो जो एट्रोसिटीज हुई उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। रिजल्ट ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक जीत अवामी लीग की हुई उसे वेस्ट पाकिस्तान को उनको ये मंजूर नहीं था। और रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान मिलिट्री ने मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, जिसके तहत बहुत किलिंग्स हुई, बहुत एट्रोसिटीज़ हुई। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे ये इलाका बाहर निकल करके आया और मिड 71 तक तकरीबन 1 करोड़ रिफ्यूजी वहाँ से निकल करके भारत में आए। और क्राइसिस सिर्फ उस इलाके का ही नहीं रहा, बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर ये चीज़ बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस के तौर पे सभी ने महसूस की। और इसकी वजह से था कि वहाँ मुक्ति वाहिनी खड़ी हुई, भारत ने उनका सपोर्ट किया। अमेरिका बीच में आया, उन्होंने कहा जी ये नहीं होना है, भारत को नहीं करने देना है। हमारे पुराने मित्र रूस ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इशू रेजोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ने उठाया था, उसका वीटो सिर्फ रूस ने किया। और जो बेड़ा अमेरिका ने हमारे यहाँ भेजा था, यूएसएस एंटरप्राइज, कि भाई वॉर बंद करने के लिए, इंडिया को तहस नहस करने के लिए अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेजा, उसके बरखिलाफ रूस ने अपने क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर इस इलाके में भेजे। टास्क 74 जो अमेरिका ने भेजी थी यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में, उसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने अपने क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर लगाए। एक न्यूक्लियर सबमरीन भी उनके पीछे लगाए। ध्यान रहे ये वही वक्त था जबकि कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। ऐसे हालात के बीच में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की बात आ रही थी, बांग्लादेश की लिबरेशन की बातें चल रही थी, तो वो अपने आप में एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के तौर पर अगर देखें तो उन दोनों महाशक्तियों पर भी ये असर था कि कौन किस पर कितना असर डालता है। अमेरिका को डर था कि रूस ने अगर इधर हस्तक्षेप कर लिया, पाकिस्तान ने हरा दिया, तो उसका डोमिनेशन यहाँ कम हो जाएगा, तो वो भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आइए फिलहाल युद्ध की बात करते हैं। ये जो हिस्टोरिक सरेंडर हुआ 93,000 सैनिकों का, ये बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद में हुआ, इतना आसानी से नहीं हुआ। कह देना आसान है कि जी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इसके तैयारी के लिए अगर आप गौर करें तो इंदिरा गांधी ने तकरीबन मार्च अप्रैल में तय कर लिया था, कैबिनेट ने कह दिया था कि हम इसको लिबरेट करवाएंगे। और जब सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ से पूछा गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को साफ मना कर दिया कि यह वक्त नहीं है युद्ध का,
क्योंकि अभी गर्मी है और गर्मी के तुरंत बाद मानसून आएंगे। मानसून में अगर हम बांग्लादेश में जाकर ऑपरेशन करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, हमारे टैंक फंस जाएंगे, सेनाओं को जाने में तकलीफ होगी, गाड़ियों को जाने में तकलीफ होगी। लेकिन जब ये सब तैयार हुआ और अंत में हमने लॉन्च किया, तो एक मजे की बात बताता हूँ कि सितंबर 1971 के आसपास तकरीबन ये तय हो गया था कि युद्ध तो होगा। और सैम मानेकशॉ ने अपनी तैयारी करके तारीख अपनी तय करनी थी। सितंबर 1971 के आसपास पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची आदि जो मुख्य शहर थे, उनके अंदर इन्होंने एक इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ कैंपेन चलाया, क्रश इंडिया। तो उन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे बड़ी बड़े होर्डिंग्स और जगह जगह पर यह लगाया कि जी भारत को बर्बाद कर दो, क्रश इंडिया कैंपेन चलाया उन्होंने। होना वही था जो मंजूर था, आप सब जानते हैं। और जब ये युद्ध शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ आपको मालूम है? 3 दिसंबर की शाम 5:30 के आसपास पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के बहुत सारे एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक किया। और जब ये अटैक हुआ तब उन्होंने इंटरनेशनल सीमा क्रॉस की, हमने ये पहचाना और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये वॉर तब डिक्लेयर किया। और सेम नाइट 3 दिसंबर 1971 को हमने उनका सरगोदा, मियांवाली, इन एयरफील्ड्स के ऊपर हमने अटैक किया और उनको काफ़ी डैमेज भी किया। जो 3 नाम मुझे ध्यान आ रहे हैं वो सरगोदा, मुरीद के और मियांवाली, इन सब के बाद ये युद्ध शुरू हुआ। और 13 दिन के युद्ध के अंदर, महाभारत तो 18 दिन चला था, हमारे इस 13 दिन के युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। और आज ही के दिन 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, जो पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया। हमारे ईस्टर्न कमांड के GOC-in-chief थे लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने उन्होंने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाले। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्टल जमीन पे रखी और कहा जी माफ करो, गलती हो गई। और एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो एट्रोसिटीज हो रही थी, बेरहमी से जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये बंद हुआ। कैसे हुआ? अगर आप इस बात को थोड़ा सा गौर करें, मैं ये मिलिट्री कैंपेन बहुत लंबे चौड़े हैं, इनके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको कुछ एक चंद शब्दों के अंदर इसको बताना चाहूँगा। और आप देखिए कि जब ये शुरू हुआ तो हमारे ईस्टर्न कमांड ने सारे ऑपरेशन किए थे, 4 कोर ने ऑपरेशन लॉन्च किए थे, टोटल 9 इन्फेंट्री डिविजन्स ने अटैक लॉन्च किया था। ढाका के चारों तरफ से ये अटैक लॉन्च हुए थे। और जो मेन अप्रोच लिया 4 कोर ने वो था हिम्मतनगर, लक्षम होते हुए चांदपुर कैप्चर कर लिया था 9 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को ये सेनाएं ढाका के पास पहुंच गई थी। साथ ही साथ जो तंगैल का इलाका था, ये पुंगली ब्रिज के पीछे की तरफ था, यानी पाकिस्तान की 93 ब्रिगेड हमको फेस कर रही थी और उनके पीछे 2 पैरा को ड्रॉप किया गया और 2 पैरा ने जाकर के पुंगली ब्रिज को कैप्चर कर लिया। उससे क्या हुआ, 93 ब्रिगेड जो पाकिस्तानी ब्रिगेड वहाँ पे डिप्लॉयड थी, वो पीछे नहीं आ सकी। उन्होंने ब्रिज बर्बाद करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया, और एज ए रिजल्ट वो ब्रिज और वो इलाका हमने कैप्चर किया, जिससे कि हमारा एडवांस बहुत फास्ट हो गया। और इस तरह से 93 ब्रिगेड का एडवांस हम रोक पाए। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स और डिविजन्स की कहानियाँ हैं, मैं इस छोटे वीडियो में सारे कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं भी सम अदर टाइम धीरे धीरे ये कवर करूँगा। ये वीरों की कहानियाँ हैं, ये तो अमर है, चलती जानी चाहिए। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपने साइबर हवाई जहाज़ों से हम पर बहुत अटैक करने की कोशिश की। वेस्ट में तो किया ही किया, और उन्होंने यहाँ तक कि ढाका के आसपास भी आकर के करने की कोशिश की, जहाँ वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ऑपरेशन चंगेज़ खान 3 दिसंबर को लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने ये हमारे एयरफील्ड्स पे अटैक किया। जब ये अटैक हो गया, हमने अटैक के ऊपर अटैक का जवाब अटैक से वेस्ट पाकिस्तान में दिया, और ईस्ट पाकिस्तान में जो उनके 2 एयरफील्ड्स थे, तेजगांव और कुर्मिटोला, इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा एयर पावर नहीं थी। बहुत जल्दी उनको हमने डोमिनेट कर लिया और पूरे ईस्टर्न सेक्टर में हमारे एयर डोमिनेशन था। एज ए रिजल्ट हम लोग
हवाई हमले किसी भी तरीके से कर सकते थे, प्रिसाइज अटैक हम कर सकते थे। और भारतीय वायुसेना ने ये बहुत ज़बरदस्त अटैक किया। ये जो रोल उन्होंने प्ले किया ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत रोल था। एक जो प्रेसिजन स्ट्राइक किया गया गवर्नर हाउस में, उनकी हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी और 14 दिसंबर को जब ये उस गवर्नर हाउस पर अटैक हुआ तो उनकी जो बची कुची विल पावर थी ये भी टूट गई। इसी दौरान ऑपरेशन कैक्टस लिली उस इलाके में किया गया। मेघना नदी बीच में आती थी, उसको पार करने में बहुत परेशानियां हो रही थी, तो इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने हमारे जवानों को उठा करके ढाका की तरफ उतारा और जिससे हमारी सेनाओं को मूव करने में बहुत मदद हुआ। इसके अलावा पूरा इलाका फुली डोमिनेटेड था और हमें वहाँ पर ऑपरेशन करने में आर्मी को परेशानी नहीं हुई। हमला जीत सभी करते हैं, लेकिन ज़मीन को पकड़ करके जो जवान वहाँ खड़ा है जीत वो हाथ में लिए खड़ा होता है। जब तक उसको नहीं हिलाते जीत नहीं कहलाती। भारतीय सेनाओं ने यही करके दिखाया। भारतीय नौसेना की अगर बात करूं तो उन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। 4 दिसंबर की बात है जब उन्होंने 25 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन था हमारा, इन्होंने कराची एयरपोर्ट में अटैक किया, उसको बर्बाद किया। जब कराची पोर्ट बर्बाद हो गया, उसको नुकसान हुआ। उनका जो एक डिस्ट्रॉयर था PNS खैबर, उसको उन्होंने डुबा दिया था। उनका माइन स्वीपर एक था PNS मुहाफिज, वो डुबा दिया गया। उनके एमिनेशन कैरिंग वेसल्स बहुत सारे थे, उनको नुकसान पहुंचा। जो कियामारी के अंदर ऑयल स्टोरेज थे उनको नुकसान पहुंचा। तो इस तरह से जो ये शुरुआती झटका भारतीय सेना ने, वायुसेना ने और नौसेना ने उनको दिया, इससे उनके पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए। दूसरा जो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने किया वह था ऑपरेशन पाइथन 8 और 9 दिसंबर की रात को, जिसमें कराची पोर्ट को और भारी नुकसान हुआ। INS विनाश उस इलाके में था, हमारा जहाज वहाँ था जिसने कि पनामा फ्यूल टैंकर को डुबाया। ब्रिटिश मर्चेंट शिप वहाँ उस इलाके में थे, उनको डुबाया। पाकिस्तानी PNS ढाका था, एक पाकिस्तानी टैंकर था, उसको उन्होंने डैमेज किया। इस तरह से पहला अटैक 4-5 की रात को, उसके बाद में 8-9 की रात को, और उसके बाद में जो PNS गाजी था ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर बे ऑफ बंगाल के अंदर, पाकिस्तान की सबमरीन थी PNS गाजी, वो INS विक्रांत को डुबाने के लिए इस तरफ आई थी और ये गेम खेल रही थी। और आपको ध्यान है, आप आई एम श्योर कि आपने वो मूवी देखी होगी, नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, द गाजी अटैक। गाजी अटैक संकल्प के द्वारा बनाई गई है और बहुत अच्छे एक्टर्स ने इसके अंदर बहुत खूबसूरत एक्टिंग की। और एक्चुअल में PNS गाजी कैसे डूबा ये अपने आप में बहुत खूबसूरत कहानी वहाँ दिखाई गई है। INS राजपूत के साथ में उनका एंगेजमेंट हुआ और जो शिकारी शिकार करने आया था खुद वहाँ शिकार हो गया। इस तरह से भारतीय नौसेना ने ईस्ट के अंदर ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, कराची पोर्ट को वेस्ट के अंदर ब्लॉक कर दिया। अब सीन बहुत तगड़ा सेट हो गया था कि हवाई जहाज ने एयर डोमिनेशन कर रखा है, हमारी नेवी ने दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है और भारतीय सेनाओं ने अलग अलग दिशाओं से ढाका की तरफ एडवांस किया। एज ए रिजल्ट ढाका गिरना ही था हमारे बहादुरों के बाद में। मैं बात कर रहा था, एक ब्रिगेडियर रणशेर सिंह है, वो कप्तान हुआ करते थे 1971 के अंदर। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी मैंने सुनी, मज़ा आ गया। उन यंगस्टर थे, गार्ड्स बटालियन के अंदर थे, उनको बोला अपना प्लाटून लो, कंपनी लो और कुछ इलाकों पर अटैक करो। उन्होंने पहला अटैक किया, सफल रहे, उनको महावीर चक्र मिला। जब वापस आ गए उसके कुछ दिन बाद फिर नई जगह अटैक करना था, उनको फिर टास्क दिया गया, उन्होंने फिर अटैक किया और इलाका जीत लिया, वीर चक्र मिला। तीसरी बार फिर उनको टास्क मिला और उन्होंने फिर अगला इलाका जीत लिया। तो उन्होंने बोला, कप्तान साहब इस तरह से तो सारे मेडल आप ही को हो जाएंगे। और इसको फिर इनामों की बारी छोड़ करके हमने तो जीत की झड़ी लगा दी थी। इस तरह से जो लीडरशिप है ये कोई बहुत इम्पल्सिव नहीं है कि एक झटके से एक ही साथ कर दिया जाए। इसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं और अपने आप को इतना तैयार करना होता है कि हम कहीं भी मार न खाएं,
और युद्ध जैसे हालात के अंदर बिजनेस के बराबर नहीं है कि लॉस हो गया तो कल फायदा कर लेंगे। यहाँ लॉस हो गया तो हो गया, जान गई तो वापस नहीं आती। इसलिए आज का दिन हमारे लिए सामरिक दृष्टि से और मोरालिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब 50 दशक से ज़्यादा इस हादसे को हो गए, हम आज भी विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि एक देश की जिम्मेवारी होती है कि किसी भी मानवीय दुर्व्यवहार को बर्दाश्त न किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड जो पॉलिटिकल एरोगेंस है और मिलिट्री का जो दुर्व्यवहार है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि जनरल अयूब जो इन सब के कर्ता धर्ता थे, उसके बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए थे, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान अगर ईस्ट पाकिस्तान में, बंगाल में इस तरह से दादागिरी करेगा, लोगों को दुखी करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी। और तीसरा, इन सब की वजह से इलाके के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाती है और हमको फिर ये गेम खेलने की जरूरत है। हमको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि हमारा रीजन साउथ एशिया स्टेबल हो और हमको अपना देश मजबूत करना है। और ये वो मौका था जबकि देश ने भविष्य के लिए वो सुनहरा इतिहास रचा जिसका लोहा अमेरिका ने माना, जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना। और आज के इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहाँ की हाइब्रिड वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रहती है, इन सब को देखते हुए ऐसे माहौल के अंदर विजय दिवस हमको याद दिलाता है कि हम मॉरली कैसे अपने आप को अपराइट रखते हुए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ला सकते हैं। और इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि कोई भी दो सिविलाइजेशन साथ में बहुत अच्छे से रह सकती हैं। और ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बनाई देश के तौर पर उभरा, अभी एक नासूर जरूर कुछ दिनों से चल रहा है, समय लगते मैं आशा करता हूँ कि ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम क्या इससे ये देखते हैं कि हमको क्या लेसन्स मिले। हमने युद्ध लड़ा, हमारे भी लोग मारे गए, कहते हैं 3 से 3,000 के आसपास मारे गए, हमारे तकरीबन 10,000 के आसपास वुंडेड भी हुए। पाकिस्तानियों के 8 से 10,000 के बीच में मारे गए, 25,000 के आसपास उनकी इंजरीज हुई, दोनों तरफ नुकसान भी हुआ, इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वो लेसन्स हैं जो हम देखते हैं? सबसे बड़ा लेसन्स मिलता है हमको इंटीग्रेशन ऑफ डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री पावर। एक देश मिल करके अपनी संप्रभुता को कैसे मजबूत बना के रख सकता है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम यहाँ से सीखते हैं। दूसरा, अपनी तैयारी का समय और तैयारी इतनी मजबूत हो कि दुश्मन आंख उठा के फिर देख न सके। हालांकि हमारी कैबिनेट ने ये पास कर दिया था, इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि हम अटैक करेंगे, हम बांग्लादेश में जाएंगे, लेकिन भारतीय सेनाध्यक्ष नहीं माने क्योंकि हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का ये जो कोहेसिवनेस है, दोनों मिलकर के जिस तरह से तैयारी किया, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लेसन है। और तीसरी जो बात उभर करके सामने आई वो है देश की यूनिटी, नेशनल यूनिटी। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर है। आप देखिए, क्रिकेट का मैदान हो या कारगिल का युद्ध हो या बांग्लादेश का उस समय का युद्ध हो, पूरा देश एकजुट हो जाता है। और जब देश एकजुट हो जाता है, उस सिविलाइजेशन को कोई हरा नहीं सकता। ये हमको एक वार्निंग भी देता है कि जब जब लीडरशिप लोगों की बात नहीं सुनती है, तब इतिहास के अंदर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यह कीमत खून और टूटे हुए देश के तौर पर कमानी पड़ती है। पाकिस्तान ने उन लोगों की नहीं सुनी। जनरल अयूब ने, जनरल नियाजी ने उन लोगों को बहुत सताया। ईस्ट पाकिस्तान और जो युद्ध उन्होंने झेला, इसकी डिफीट, इसकी बेइज्जती इन लोगों के सांस के अंदर 24 घंटे बसती है और वो इसी के अंदर जीते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर हम मिल करके इसको बनाते और रहते। और
अंत में मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जब जब हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें सेलिब्रेशन करके और बहुत ज़्यादा हंगामा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है कि हमारे वीरों ने देश के लिए जान दी, हमारे वीरों ने देश के लिए युद्ध जीता। और ये जो डिसाइसिव लीडरशिप था, एक बहुत जस्टिफाइड एक्शन था, और हमारी जो पावर है, मिलिट्री पावर, बहुत डिसिप्लिन्ड पावर थी, जनरल मानेकशॉ ने करके दिखाया। और यह एक वक्त है जबकि हम अपने बहादुर सैनिकों को, जिन्होंने देश के लिए जान दी, उनको सलाम करें, उनको आदर से याद करें। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए लेसन है कि आपसे पॉलिटिक्स की वो लड़ाई ना लड़ो जिससे कि देश को नुकसान हो। आप देश के लिए उन बातों पर बहस करो जिसमें देश का फायदा हो। वो पॉलिटिकल लीडरशिप जब जागती रहेगी, देश का अवश्य ही उत्थान होगा, तभी देश कमजोर नहीं पड़ेगा। और तीसरा ये है कि किसी भी देश का, जैसे बांग्लादेश का उदय हुआ, ये उदय हुआ हमारे रेजिलियंस से, ये उदय हुआ उन लोगों के मेहनत से। मुजीबुर रहमान और उनकी टीम और अवामी लीग और पूरे ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट जो बंगाल था हमारा, वो वहाँ के लोग मिल गए। और जब लोग मिल गए तो लोकतंत्र तो सबसे बड़ा पावर है, किसी को भी फेंक सकता है। और वेस्ट पाकिस्तान या आज की इस पाकिस्तान को ये भुगतना। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, ये 1971 वॉर का जो हादसा है, ये हमको एथिकल लीडरशिप सिखाता है, एक करेज सिखाता है, एक स्ट्रेटेजिक विजडम सिखाता है। वी मस्ट कंटिन्यू टू रिमेंबर आवर ब्रेव, सेलिब्रेट फॉर आवर सोल्जर्स। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देश में घूम रहे हैं विजय दिवस की, और एक बहुत बड़ा फेमस फोटोग्राफ है जनरल नियाजी का और जनरल अरोड़ा का आपस के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हुए का। वो सब चारों तरफ उन वीरों को सुना। अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।